प्रिय साथियों, आज हम स्वच्छता अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और बताई गई बातों को अपने जीवन में लागू करें। दिनांक 1 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक सभी विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाना सुनिश्चित किया गया। पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा सुझाए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत यह कार्य पूरे देश में दिनांक 2/10/2022 यानी महात्मा गांधी की जयंती पर्यंत चलाया जाएगा। विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और छात्रों को प्रेरित करने के लिए सभी कक्षा प्रभारियों को स्वच्छता कप्तान बनाया गया और प्रत्येक कक्षा के 2 छात्रों को स्वच्छता मॉनिटर बनाया गया। स्वच्छता अभियान के प्रथम दिन विद्यालयों में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। महात्मा गांधी ने जैसे भारत का सपना देखा था, उसमें केवल राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी की गई थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद करवाया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके हम भारत माता की सेवा करें और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से मैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करूंगा। मैं यही मानता हूं कि दुनिया के जो देश स्वच्छ दिखते हैं उनका कारण यह है कि वे लोग गंदगी नहीं करते और न ही करने देते। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता को 100 घंटे देंगे। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि स्वच्छता शब्द सुनते ही हम सबके जहन में इसके लिए जिस मायने की बिजली कौंधती है वह है कूड़े कचरे से मुक्ति। देश के सामने यह बड़ी और गंभीर समस्या है क्योंकि लोग अपनी साफ सफाई की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम वही भारतीय हैं जिनकी स्वच्छता से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं बहुत ही वैज्ञानिक रही हैं। जैसे स्नान, हमारे पौराणिक ग्रंथों में स्नान का विशेष महत्व है। किसी भी कार्य से पहले हाथ धोना, स्नान करना आदि के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि इनके पीछे एक वैज्ञानिक सोच भी होती है। भोजन करने से पहले हाथ धोने की कला हमसे बेहतर इस संसार में कोई नहीं जानता। शास्त्रों में कहा भी गया है कि ऐसनाई स मलम भुगते, अर्थात बिना स्नान किए भोजन करना मल खाने के समान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्नान करने से हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं और जो पसीना शरीर के रोम द्वारा बाहर निकलता है उसकी पूर्ति हो जाती है। शरीर में ठंडक और चुस्ती आती है, भूख भी लगती है। स्नान के बाद किया गया भोजन हमारे लिए शक्तिवर्धक, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसलिए हमें स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। झूठी वस्तुओं का सेवन न करना। किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे समाज में झूठी की गई वस्तुओं को नहीं खाया जाता क्योंकि उसे हमारी सभ्यता और संस्कृति के विपरीत माना जाता है। इसके पीछे भी हमारे पूर्वजों की एक वैज्ञानिक स्रोत रही है जो कोरोना काल में आप सब देख ही चुके हो। जूते चप्पल बाहर निकालना। प्राचीन काल से ही हम सब भारतीयों की परंपरा रही है कि हम जूते चप्पल घर की दहलीज पर ही निकाल देते हैं ताकि गलियों की गंदगी घर के सुरक्षित हिस्से में न चली जाए। हमारे समाज में किसी भी धार्मिक स्थल पर जूते चप्पल पहनकर अंदर जाना मना है। हम घर के अंदर भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते। लोग केवल इसे धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के शोध के अनुसार हमारे जूते और चप्पलों में 4,21,000 बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से 90% तो खाने और पानी में ही मिल जाते हैं। इनमें 7 प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र से लेकर श्वसन तंत्र तक को नुकसान पहुंचाते हैं। जूते चप्पल बाहर निकालने से हमारा प्राइवेट रूम और फ्लोर प्रभावित होने से बच जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सड़क पर पड़े कुत्ते की गंध से हम खुद को तो सुरक्षित समझते हैं,
परंतु वह बारिश के संपर्क में आने पर उनके बैक्टीरिया हमारे जूते और चप्पलों के पीछे छिप जाते हैं। इसलिए वह जूते चप्पल पहन करके जब भी हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो साथ में बैक्टीरिया भी हमारे घर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारे घर के सदस्य या हम खुद बीमार पड़ जाते हैं। इतनी साफ सफाई होते हुए भारतवर्ष में हर स्थान पर गंदगी का आलम है। जैसे हमारे देश में निजी सफाई के बावजूद भी हमारी गलियां कूड़ों के ढेरों से भरी पड़ी हैं। सभी सार्वजनिक स्थल गंदगी के ढेरों में तब्दील हो रहे हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस में वी.एस. नायपाल जी लिखते हैं कि हर भारतीय हर स्थान पर गंदगी फैलाने में माहिर है, सफाई करने में नहीं। क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित देशों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म एक साफ सुथरे देश में होता है और वहीं से उसमें साफ सफाई के संस्कारों का बीजारोपण भी हो जाता है और साफ सफाई स्वयं ही उनकी आदत में शुमार हो जाती है। हमारे देश में ठीक इसके विपरीत है। यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो गंदगी शुरुआती दौर में ही उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, जिससे वह आसपास की गंदगी से भिनकते नहीं बल्कि सहज हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि एक गडरिये की लड़की की शादी किसी ऐसे परिवार में कर दी जाती है जो भेड़ रखता था। जब वह नई नई अपने पति के घर में आई तो उसने अपनी सास से कहा कि मुझे घर से बहुत बदबू आती है। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर सास का बहू के साथ झगड़ा हो जाता है और वह बहू लड़ती हुई अपनी सास से कहती है, अरे तू भी बड़ी बड़ी बात करती है, मैंने तो यहाँ आने के बाद तुम्हारे घर की बदबू खो दी। सास ने जवाब दिया, बेटी तन्ने घर की बदबू नहीं खोई बल्कि बदबू तो तने सुहागी, अर्थात तुम उस बदबू में सहज हो गई है। उसी प्रकार हमें गंदगी में रहना सहज हो जाता है, हम उससे भिनकते नहीं बल्कि वहाँ पर हम रहना पसंद करने लग जाते हैं। हमारे देशवासियों का व्यवहार भी अजीबोगरीब सा है। एक तरफ तो हमारे देशवासियों का व्यवहार भी अजीबोगरीब है। एक तरफ तो हम पश्चिमी सभ्यता में खोए हुए हैं, हम उन्हीं का भाषा, उन्हीं का खान पान और उन्हीं के फैशन को अपनाने के लिए उतावले हैं, लेकिन साफ सफाई की उनकी आदत अपनाने को तैयार नहीं है। विदेशों में तो लोग अपने घर की और गली की सफाई की जिम्मेवारी स्वयं की समझते हैं, परंतु हमारे देश में इसके ठीक विपरीत है। यहाँ घर की सफाई की जिम्मेवारी तो स्वयं की समझते हैं, गली मोहल्ले सड़क की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। इसी छोटी मानसिकता के कारण हमारा देश की गलियाँ कूड़े के ढेरों में तब्दील हो रही हैं, जो ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब गलियों की गंदगी दूसरे रास्तों से हमारे घरों में प्रवेश कर रही है, घुस रही है बीमारियों के रूप में। भारत में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। हर आदमी प्रतिदिन 2 किलो कचरा बाहर फेंकता है, जिसमें ठोस कचरा और द्रव कचरा शामिल है। खुले में शौच भी महत्वपूर्ण समस्या है। इसी कारण बीमारियां हर जगह फैलती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। सफाई के प्रति पश्चिम लोगों की निष्ठा अनुकरणीय है। वहाँ सफाई सबका दायित्व है। किसी भी कूड़े कचरे को अनाथ मानकर सड़कों पर फेंका नहीं जाता। रास्ते में कुछ फेंक देना, थूक देना अशिष्टता का हिस्सा माना जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे स्वयं पड़ोसी ही टोक देते हैं और ऐसा करने से मना करते हैं। भारत सरकार में भी गंदगी को निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, परंतु जैसे खुले में शौच बंद करना, फ्लश वाले शौचालयों को बनवाना, कूड़ेदान का स्थान पर प्रयोग करना, लोगों में जागृति लाना, अनेक संगठनों द्वारा सफाई अभियान चलाना। भारत में इसका सफल उदाहरण है इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 से पहले वाले सभी सर्वेक्षणों से बेहतर रहा, क्योंकि इसमें नई तकनीक और उपायों का प्रयोग किया गया। इस साल इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें नगर निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ कूड़े कचरे से निपटने के लिए बायोमिथाइनाइजेशन प्लांट लगाया गया। यहाँ कचरे से खाद, बिजली और सीएनजी पैदा की जा रही है। यहाँ पर प्रतिदिन 20 टन कचरा प्रोसेस हो रहा है। इस शहर में डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जाता है। भोपाल संकल्प से सिद्धि प्राप्त की। यहाँ कचरा फैलाने वालों पर नज़र रखी जाती है। शहरवासियों ने कचरे के निपटान की वैज्ञानिक विधि भी खोज ली है। कोई भी ठोस कचरा गली में, नाली में, सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, जलीय क्षेत्रों में नहीं फेंकेगा और न ही जलाएगा और न ही दबाएगा। वहाँ स्थान स्थान पर डस्टबिन और पब्लिक शौचालय भी हैं। कुछ सामाजिक संगठनों तो चुपचाप गंदगी को साफ करने में लगे हुए हैं। टोल फ्री नंबर भी वहाँ पर जारी किया गया, जिससे बार बार फीडबैक ली जाती है। चंडीगढ़ पब्लिक ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। समाज सेवी संस्थाओं ने डोर टू डोर जाकर के लोगों को जागरूक किया। सफाई कर्मचारियों ने भी पूरा साथ दिया और पूरे साल कोई हड़ताल नहीं की। सभी स्थानों पर डस्टबिन रखे गए हैं। गंदगी से निपटने के लिए विदेशों में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश को भी ऐसे कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है।
जैसे कई देशों में तो कंटेनर डिपॉजिट कानून बनाए गए हैं। इसके तहत लोगों को कूड़ा जमा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जर्मनी, न्यूयॉर्क, बेल्जियम और नीदरलैंड आदि देशों में कहीं पर भी प्लास्टिक की बोतलें दिखाई नहीं देती। कुछ देशों में कचरा फैलाने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। अमेरिका में $500 और इंग्लैंड में 2500 पाउंड का अर्थदंड है। केन्या और स्वीडन 2 ऐसे देश हैं जो पड़ोसी देशों का कचरा खरीद करके उन पर कलाकृतियाँ बनाते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं। जापान की साफ सफाई के प्रति दीवानगी तो संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ किसी होटल में अगर आप जाते हो तो अंदर पहनने के लिए आपको विशेष प्रकार की पोशाक और चप्पलें दी जाती हैं। यहाँ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के सहारे गंदगी फैलाने वालों पर नज़र भी रखी जाती है। सिंगापुर 1965 में स्वतंत्र हुआ एक ऐसा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका आदि देशों के भी कान काट रहा है। बताने को तो देश के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पेयजल के लिए भी मलेशिया पर निर्भर है। गंदगी फैलाने वालों पर $200 का अर्थदंड है। च्युइंगम पर प्रतिबंध है। आवारा कुत्ते नहीं पाए जाते। सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी है। फ्रांस की भी स्वच्छता के प्रति विशेष पहचान है। यहाँ के लोग स्नान करना नहीं चाहते, परंतु स्नान की अपेक्षा इत्र छिड़कना चाहते हैं। साफ सफाई के मसले पर भारत को 2 तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो यहाँ गंदगी के निपटान वाले संसाधन नहीं है, जिस कारण लोग गंदगी फैलाने को विवश हैं। जो थोड़े से संसाधन हैं, हम उनका इस्तेमाल करने पर भी परहेज करते हैं। सामने कूड़ादान या शौचालय दिख रहा है, लेकिन कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं और कहीं पर भी पेशाब कर देते हैं। हमारे देश में खुले में शौच भी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वच्छ पेयजल का संकट है। सभी जल स्रोत दूषित होते जा रहे हैं। ऐसे में साफ सफाई रखकर ही देश को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाया जा सकता है। साथियों, महात्मा गांधी का मानना था कि किसी परिवार के सदस्य को जब तक वो घर को साफ रखते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं होती। उनका ये भी मानना था कि हर आदमी को खुद का सफाई कर्मी होना चाहिए। हमारे देश को स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छता की आवश्यकता है। ये स्वच्छता के सच्चे समर्थक थे। इनके चश्मे पर भी स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। भारत में हाइजीन काउंसिल द्वारा किए गए सर्वे के आंकड़े इस प्रकार हैं जो द्रष्टव्य हैं। 92% लोग काटने के बोर्ड और चाकू दूषित पाए गए हैं। 45% घरों में फलों को इस्तेमाल करने से पहले धोया नहीं जाता। 51% सब्जियों को इस्तेमाल से पहले नहीं धोया जाता। 44% लोग बच्चों के लंच बॉक्स को नहीं धोते, जिस कारण से बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के राजघाट नामक स्थान से की थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2019 तक समस्त देशवासियों को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ठोस एवं द्रव अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की व्यवस्था करनी है। प्रत्येक गांव की सफाई करनी है और प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाना है, ताकि राष्ट्रपिता को उनकी जयंती पर उपयुक्त श्रद्धांजलि दी जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिस प्रकार एक माचिस की तिल्ली पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखती है, स्वाहा करने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार 1 ग्राम मल भी महामारी फैला सकता है। 1 ग्राम मल में 1 करोड़ विषाणु हो सकते हैं, 10 लाख जीवाणु हो सकते हैं, 1000 परजीवी हो सकते हैं और 100 परजीवियों के अंडे हो सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, हमें इसीलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और स्वच्छता ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग है।